आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी कोर्ट में एक्सपोज होती जा रही है। केजरीवाल शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं और सिसोदिया को कट्टर ईमानदार, लेकिन केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आती जा रही है, जिससे केजरीवाल एंड कंपनी के दावों की पोल खुल गई है। दिल्ली शराब घोटाले में सजा काट रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ईडी से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की कॉपी भी देने को कहा। मालूम हो आपको कि एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। शराब घोटाले मामले से पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 फरवरी से सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2100 पन्नों की प्रीलोड ओपन डॉक्यूमेंट सहित 271 पन्नों के मुख्य ऑपरेटिव पार्ट शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी के द्वारा इस मामले में कुल 3 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। इनमें पहली 6 जनवरी को दायर हुई थी। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आबकारी नीति मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। जांच एजेंसियों मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के किंगपिन बता चुकी है। जांच एजेंसियों ने अदालत के समक्ष सिसोदिया के इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में यह भी कहा था कि सिसोदिया ने झूठे ईमेल प्लांट किए थे ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि नई आबकारी नीति की अप्रूवल मिल चुकी थी। इतना ही नहीं, सिसोदिया पर सबूत मिटाने के आरोप भी जांच एजेंसियों ने लगाए थे और कहा था कि कई मोबाइल फोन को सिसोदिया ने नष्ट किया था, जो सबूत मिटने के इरादे से किए गए थे। जांच एजेंसी अब तक लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध करती आई है और ये तर्क देती आई है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद सीएम केजरीवाल जेल जाने वाले हैं और वो तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है? तो क्या सीएम केजरीवाल को भी उनके 2 सहयोगियों के तर्ज पर इस्तीफा देना होगा? लेकिन एक बात सोचने वाली है कि केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं, इसकी घोषणा किसने और कब की? क्योंकि कोर्ट का तो कोई ऐसा आदेश सार्वजनिक पटल पर तो है नहीं। तो आपको बता देते हैं कि ये घोषणा और दावा किया है दिल्ली भाजपा ने। लेकिन क्यों, आपको बताते हैं इस स्टोरी में कि भाजपा के किस नेता ने क्या किया और ये दावा क्यों किया। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सड़कों से लेकर पार्टी दफ्तर तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने में जुटी है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी। सरोजिनी नगर मार्केट स्थित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और 25 मिनट की एक लघु फिल्म दिखाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो आम आदमी का ढोंग रचकर सत्ता में आई और अब लगातार इनके विधायक मंत्री जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ डोर टू डोर अभियान झूठा कहीं का और सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने के माध्यम से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले आरोप और करोड़ों रुपए के सीएम आवास पर रेनोवेशन खर्च को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सरोजिनी नगर मार्केट स्थित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने 25 मिनट का एक लघु फिल्म जारी की, जिसमें ये बताया गया कि सत्ता में आने से पहले दिल्ली के सीएम ने कहा था कि ना वो गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना कोई बंगला, सिर्फ आम आदमी की तरह लोगों के बीच रहकर जनता की सेवा करते रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा का कहना है कि वर्तमान में सब कुछ इससे अलग हो रहा है। वो वर्तमान में न केवल सत्ता के सभी सुख भोग रहे हैं, बल्कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जो हाल सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का है, ठीक वैसा ही दीपावली के पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का होगा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल के साथी और कट्टर ईमानदार नेता और कथित रूप से शिक्षा को क्रांति के ध्वजवाहक मनीष सिसोदिया को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। सिसोदिया, जो कि सीएम केजरीवाल के एकदम खास और आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, वो आज जेल की सलाखों के बीच रहकर सोच रहे होंगे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। सिसोदिया सोचते होंगे कि क्या ये सजा केजरीवाल की दोस्ती की है या आम आदमी पार्टी में शामिल होने की,
या अपने विवेक को त्याग करने की। आंदोलनकारी से ट्विटर सीएम में तब्दील हो चुके केजरीवाल ने फिर कोर्ट सुनवाई के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि पूरा आबकारी घोटाला ही फर्जी है, जिसके बाद दिल्ली भाजपा केजरीवाल पर हमलावर हो गई। क्या कुछ कहा भाजपा ने केजरीवाल के ट्वीट पर, आपको बताते हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उनसे चुपते सवाल पूछे। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि आम आदमी पार्टी कोर्ट की सुनवाई का प्रयोग अपने झूठ के लिए करना बंद करो और ये बताओ कि सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही, 144 करोड़ की राशि माफ क्यों की, कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया, जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा शराब घोटाले के केस से जुड़े 2 आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दिए जाने की बात से लगातार उठा रहे हैं। अदालत से 2 आरोपियों को मिली जमानत की बात को जोर शोर से उठाकर रविवार को पार्टी के नेता आतिशी मरलेना ने यहां तक कह दिया कि 100 करोड़ रुपए की कोई रिश्वत नहीं दी गई है और गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल तक नहीं हुआ था। आतिशी ने दावा किया था कि जांच एजेंसियां अदालत में घोटाले से जुड़े सबूत नहीं दिखा पाई हैं। अब बीजेपी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से यूं पेश करना कोर्ट की अवमानना करना है। यह आम आदमी पार्टी सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और देश की जनता को गुमराह किया है। इस कोर्ट से दिल्ली की जनता से और देश से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही देश का सारा पैसा वापस करना चाहिए। सिसोदिया को घेरते हुए एक अन्य ट्वीट में बीजेपी ने कहा कि इन्होंने जनता को बताया कि कोर्ट ने उनके मंत्रियों को पीएमएलए के तहत गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि कोर्ट ने जमानत में साफ साफ कहा है कि शराब नीति साजिश के पीछे मनीष सिसोदिया की मास्टरमाइंड है। शरद पवार का इस्तीफा प्रकरण महाराष्ट्र की राजनीति में औपचारिक तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। शरद पवार के इस्तीफे को राजनीतिक दल नाटक का दर्जा दे चुके हैं। सियासी हमलों के हालात ये हैं कि शरद पवार के ऊपर सियासी तंज भी कसे जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का शिल्पकार भी कहा जाता है? लेकिन अब उनके ऊपर महाविकास अघाड़ी के ही घटक दल हमलावर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको बताते हैं। पिछले दिनों जब शरद पवार ने अपने किताब में लिखा था कि उद्धव का नेतृत्व कमजोर है, वो अपनी पार्टी के भीतर पड़ रही फूट को ना ही भाप पाए हैं और ना ही पार्टी को टूटने से बचा पाए, जिसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के द्वारा शरद पवार पर तीखा तंज कसा, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। आखिर क्या कुछ लिखा मुखपत्र सामना में, चलिए आपको बताते हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। फिर भी बीते कुछ दिनों से शिवसेना सीधे शरद पवार पर ही हमला बोल रही है। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो अपना उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे हैं। सामना में लिखे एक आर्टिकल में शिवसेना ने कहा कि शरद पवार अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर सके जो उनके बाद पार्टी की कमान संभाल पाए। हालांकि इसी लेख में शरद पवार के इस्तीफे वाले दाव को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए कहा गया है कि इससे भाजपा का गेम प्लान खराब हो गया, जिसके जरिए वो पार्टी तोड़ना चाहती थी। इस अखबार के संपादक संजय राउत हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद भी हैं। अखबार ने संपादकीय में लिखा कि शरद पवार राजनीति के वटवृक्ष की तरह हैं। वो कांग्रेस से अलग हुए थे और अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और उसकी ताकत महसूस की गई, लेकिन वो अपने बाद में कोई पार्टी को संभाल सके ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करने में असफल रहे हैं। पार्टी की महाराष्ट्र में जड़ें रही हैं। शिवसेना ने आगे लिखा कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनकी बातों का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व रहा है, लेकिन वो अपने बाद कोई पार्टी को संभाले ऐसा उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर पाए। यही वजह है कि जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही तो पार्टी में हलचल मच गई। यहाँ तक कि एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के भविष्य को लेकर परेशान हो गया। अखबार ने लिखा कि पवार ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो उससे राष्ट्रीय राजनीति में सनसनी देखी गई। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा इसका प्रभाव उनकी अपनी पार्टी पर ही होता। इसकी वजह ये है कि शरद पवार का अर्थ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।